नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार में मैं आपसे बहुत सीधा संवाद करना चाहता हूं। अब तक जो बात ढकी हुई थी, अब तक जो बात छुपी हुई थी, अब तक जो कहा जाता था कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने उस पूरे विषय को सबके सामने खोल के रख दिया है। यानी लालू यादव ने कहा है, इंडिया अलायंस के बहुत बड़े नेता ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण तो होना ही चाहिए। इसके क्या मायने हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आखिरकार दबी हुई बात अब जुबान पर आ रही है। दूसरी तरफ दूसरे बड़े नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव। उन्होंने भी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि अयोध्या में बनाया गया राम मंदिर बेकार है, यानी उसे बेकार करार दे दिया है। आखिरकार ये सियासत का एम फैक्टर क्या है, उस पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे विजय चौक से। इस बड़ी चर्चा में आप सबका अभिनंदन है। – 2024 के चुनाव का एम फैक्टर, मुस्लिम आरक्षण पर मचा बवाल, राम मंदिर पर विपक्ष का सवाल। तीसरा चरण आते आते विपक्ष के इरादे खुलकर सामने आ गए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। हालांकि बवाल मचा तो लालू यादव मामले को रफू करने में जुट गए। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। लेकिन इस बीच सपा के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने नया सियासी बम फोड़ दिया। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गया। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या? मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। तो सवाल है, क्या विपक्ष खुलकर तुष्टीकरण का दांव चल रहा है? आज इसी पर ग्राउंड जीरो से होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव का आखिरकार एम फैक्टर क्या है? लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। विवाद हुआ तो यू टर्न लिया बयान से। राम गोपाल यादव, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, वो मंदिर बेकार है। वो क्या मंदिर है क्या, ये बोला गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि राहुल गांधी की मंशा सुपर कमीशन बनाकर राम मंदिर का फैसला पलटने की है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह खुलासा किया। मरियम आलम खां, समाजवादी पार्टी की, कहती हैं कि खामोशी के साथ एकजुट होकर वोट का जिहाद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? हार का डर सताया तो विपक्ष को मुस्लिम आरक्षण याद आया। और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में राम का नाम लेने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। कांग्रेस से जो नेता बाहर आ रहे हैं वो ये एक सुर में बात कह रहे हैं,
इसके भी मायने क्या हैं। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। कंचना यादव जी हैं आरजेडी की, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ राधिका खेड़ा है, वो पहले तो कांग्रेस में थी लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब इस समय टेलीविजन स्क्रीन की, न्यूज़पेपर्स की, न्यूज चैनल्स की हेडलाइन है। राधिका खेड़ा भी आज हमारे साथ है क्योंकि उनकी भी गवाही आज बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं कंचना यादव जी शुरुआत आपसे करता हूं। तो कहानी जो अभी तक ढकी छुपी थी वो मुस्लिम आरक्षण तक पहुंच गई। अमीश जी देखिए, आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं, इससे ज़्यादा दिक्कत जनता को नहीं। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस करते हो, और वही टीडीपी जिसके 6 दिन पहले मैनिफेस्टो में आया कि हम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए महीने देंगे, और नूर भाषा जो है उसके कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ हर साल देंगे। और इतना ही नहीं, हज पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपया देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मुस्लिम 50 साल से ऊपर के होंगे उनको स्पेशल पेंशन दिया जाएगा। सर कहां से आता है आपके अंदर ये दोगलापन कि सरकार बनाने के लिए आप किसी के साथ कंचना यादव जी, लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके मायने क्या है? 10 सेकंड में हमारे दर्शकों के लिए यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझा दीजिए। समझा देते। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैंने पहले भी समझाया आपके दर्शकों को। मुझे आरक्षण मिलता है इसलिए, सुनिए मैं बता रही हूँ मुस्लिम आरक्षण क्यों? मुस्लिम की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मुझे आरक्षण हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ इस आधार पर नहीं मिला है, मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ इसलिए मिला है। और यही बात मंडल कमीशन कहता है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे लालू जी ने क्यों बोला, अगर आप बैकवर्ड हो तो लालू जी ने क्यों बोला मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए? लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये वो कह रहे लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है। और ये संयोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस देश को समझा क्या हुआ है? इस देश को बीच में नहीं बोले, इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां है, गायब हो जाएंगे। जी जी राजकुमार भाटी, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएंगे तो कभी बाद में जाएंगे, राम हमारे दिल में रहते हैं, अभी तक तो ये था। लेकिन अब तो ये है कि ये राम मंदिर बेकार है, ये राम मंदिर बेकार है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, और मैं नहीं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है, किसी और धार्मिक स्थल के लिए बेकार शब्द क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूज कर सकते हैं जैसा राम मंदिर के लिए किया, कि राम मंदिर बेकार है? 500 सालों का इंतजार, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है? नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल उठाया। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की आस्था का सम्मान करती है और किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलती है। लेकिन आज जो चुनाव चल रहे हैं, आज मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो माननीय मोदी जी ने वादे किए थे, माननीय मोदी जी को ये देश को बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी की कि नहीं की, जो 100 स्मार्ट सिटी बनने थे वो बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चली कि नहीं चली, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले कि नहीं मिले, विदेश से काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गए कि नहीं गए। आज मोदी जी उनका कोई जिक्र न करके विकास का वे भी मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं जब देश के चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण समय होता है जब देश की नीतियां तय होती हैं, देश का भविष्य तय होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से लेकर और नीचे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता
हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये क्या बौखलाहट अच्छा, है? ये नहीं करना चाहिए आपकी राय में? अच्छा करना चाहिए आपकी राय में? नहीं करना चाहिए ना आपकी राय में करना चाहिए। मेरी राय में तो है कि मंदिर को बेकार नहीं कहना चाहिए। मेरी राय में तो ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वो तो मैं भी कह रहा हूं। अभी आपने बोला, वो तो मैं भी कह रहा हूं। अभी आपने बोला राजकुमार जी, आपने भाटी जी, आपने बोला देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला, हमने नक्शे को बेकार बोला। हमने नहीं बोला। सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला, हमने नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना, हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अरे मतलब कमर, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है। अब आप बताइए, क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है? क्या फल और फल का रस अलग है? अगर आपने हिंदुत्व को और सूरज की रोशनी को खराब बोला है तो गलत बोला है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ना सूरज की रोशनी खराब है, ना हिंदुत्व खराब है। इनका वही हाल हो गया है। बिहार में एक कहावत है कि हम सुन रही कि पिया सुन रही, गांवक लोग बन रही। मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है। आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति के जगह पे है। और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग। ये तमाम लेफ्टिस्ट, ये लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए ये लोग, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। भाई आपके मतलब आस्था का अपमान, आस्था का अपमान। हम लोगों का खरबूजा खीरा समझ लिया है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार विषय आया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है और कई लोगों ने तो बीजेपी को ज्वाइन भी नहीं करा, लेकिन वो भी राम मंदिर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में और इंडिया अलायंस में किस तरह से राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। कंचना जी, मेरा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो इसका बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि हेमंत करकरे को गोली पाकिस्तानी आतंकी कसाब ने नहीं मारी, आरएसएस की पुलिस ने मारी। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी कहती है कि रामलला का मंदिर बेकार है। अब बताइए। पहली बात तो अजय आलोक जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि चुटकुला बढ़िया सुनाते हैं। इनके जो नेता है ना मोदी जी, वो भी रैलियों में सिर्फ चुटकुला सुना रहे हैं भाई साहब। ना महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना रोजगार की बात, किसी की बात नहीं। आप तालियां बजाओ, चुटकुला भरपूर मिलेगा। ये इनका घोषणा पत्र है, क्योंकि ये घोषणा पत्र पे तो हमारे चर्चा कर रहे हैं, तो इनका घोषणा पत्र चुटकुला घोषणा पत्र है जिस पर ये बोल रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या राम मंदिर में और हर जगह वो नहीं जा सकते? क्या मंदिर वो नहीं जा सकते? नहीं, पर ये जो कांग्रेस पर और इंडिया अलायंस पे राम बैरी होने का आरोप लग रहा है, राम बैरी होने का आरोप लग रहा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो ये तक कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने एक सुपर कमीशन ऑलरेडी तैयार कर रखा है, राम मंदिर का फैसला आप लोग पलट देंगे। अमीर जी आपका चैनल, ये राधिका जी आपके सामने है, इनको पार्टी ने हटाने देगा राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अमीर जी सही, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और आप बहुत अच्छा शो करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। और राधिका जी से भी पूछना चाहूंगी कि दर्जनों नेता जो राम मंदिर गए उनको टिकट कैसे मिला? कांग्रेस ने टिकट उन्हें कैसे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही विरोधी है राम की तो उनको टिकट क्यों दी जो राम मंदिर गए थे? इसका मतलब भाई आपकी समस्या पर्सनल हो सकती है। एक महिला के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे कि राम मंदिर की वजह से तो मैं आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। माफी चाहूंगी राधिका जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है वो विषय पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पर? राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है कितने लोगों ने? काफी लोगों को जानकारी है। तो इससे अंदेशा लगता है कि राधिका जी वो कहते हैं कि आपके मन में था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। पहले
पहले तो मैं इनको बता दूं कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलल्ला के दर्शन नहीं कराते हैं। रामलल्ला की मूर्ति स्थापित होने से पहले वहां पे दर्शन करके आना हनुमानगढ़ी मंदिर में, वो रामलल्ला के दर्शन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, भागे भागे गए थे कि देखिए हम रामलल्ला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो वो नहीं है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए, उन्होंने कोई दर्शन नहीं करे। 2 जनों ने करे, ठीक है, आंख में आंख डालकर देखते हैं वो हाईकमांड को कांग्रेस की और किस तरीके से। लेकिन आपको प्रताड़ित करा गया क्योंकि आप रामलल्ला के दर्शन करने के लिए गई थी। अरे अमीश जी, मैंने तो अपने घर में जब रामलल्ला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था। उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पिशाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। बहुत गलत था वो तो, जिस तरह से कमरे को बंद करके 3 लोगों ने गाली गलौज करा। उसकी वायरल वीडियो सामने जब आई तो वाकई मतलब वो हृदय विदारक थी वो चीज। राजकुमार भाटी, राम मंदिर को बेकार करके कह के क्या आपको लगता है, और साथ ही साथ राम मंदिर का फैसला जब भविष्य में आपकी सरकार ऐसा आपको जो आप पे आरोप लग रहा है आपकी इंडिया अलायंस पे आएगी, तो राम मंदिर का फैसला पलटेंगे, क्या आपको लगता है इससे आपका वोट बैंक मजबूत होगा? प्रधानमंत्री ने बोला ये अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी भूत पिशाच का जिक्र हो रहा था, तो सारे भूत पिशाच तो बीजेपी में चले गए हैं। अब जिस पार्टी में थे, जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी ने छापे मारे थे, पैसे मिले थे, सारे बीजेपी में शामिल हो गए और सबके पाप माफ हो गए। जहां तक ये मंदिर वाला मसला है, देखिए आप याद करिए अमीश जी, जब अयोध्या विवाद चल रहा था तो तमाम विपक्षी पार्टियों का और अन्य लोगों का भी ये स्टैंड था कि अयोध्या का विवाद या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के समर्थन में फैसला दिया तो इस देश में एक भी व्यक्ति ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, ना किसी विपक्ष की पार्टी ने, किसी ने विरोध नहीं किया। एक सेकंड, विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध नहीं किया, यही बोला गया ना, विरोध नहीं किया गया, लेकिन राम मंदिर को बेकार कह दिया गया। मैं बोल रहा हूं, नहीं क्यों कहा गया बेकार? बोल रहा हूं। लेकिन ये कहना इतने हास्यास्पद बात है कि कोई ये कहे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, जो नहीं, अब कोई भी बोला है, ये बहुत कांग्रेस में ही थे, हंसी की बात है, बहुत ही हल्की बात है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा पाखंड है। इन लोगों का पूरा प्रयास है। मैं बोल लूं क्या? मैं बोल लूं क्या? मौका दे रहा हूं आपको, मैं बाद में बोल लूंगा, आप बोल। वही प्रमोद कृष्ण देखिए, आरक्षण के इन लोगों का कंचना जी उनसे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, क्या आप समर्थक हो? नहीं, बीजेपी में नहीं गए आचार्य प्रमोद कृष्ण। आज जब देश के नौजवान पीढ़ी ये चाहती है कि चुनाव का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, जब बुजुर्ग पीढ़ी चाहती है कि चुनाव का मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम होनी चाहिए, जब किसान चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि चुनाव केवल राम मंदिर पर केंद्रित हो। इसलिए बार बार बहानेबाजी करके मंदिर का सवाल उठाया जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाई करते हैं। हम लोगों ने तो नहीं बोला था लालू यादव को कि मुसलमानों को सारे भूत पिशाच आपकी पार्टी में आ गए। आ रहा हूँ, भूत पिशाच पे भी आ रहा हूँ। भूत पिशाच जब भागते हैं ना तो आके भगवान की शरण में उनको शांति मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने हमारे अपने घर में, और एक मिनट अभी आ रहे हैं। इतना क्यों उतावले हो रहे हैं भाटी जी? साफ होने के कगार पे आपने मान लिया कि आ गए। अरे आप सुनिए तो सही, आप ही के शब्दों का जवाब दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि प्रवक्ता है भाटी जी, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत लर्नेड है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े भाई की तरह। बगल में मैडम है, मेरी छोटी बहन है, जेएनयू की स्टूडेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, तारीफ करता हूँ इन लोगों की। ऐसे पार्टी को डिफेंड करने आ रहे हैं जो इंडिफेंसिबल है। इनके नेता कुछ बोलते हैं, इनके नेता बोलेंगे कि राम मंदिर बेकार है, इनके नेता बोलेंगे 5-4% मुसलमानों को आरक्षण दो। अब प्रवक्ता आके यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पे बात करनी चाहिए। अरे करो ना, किससे मना किया? पूछो हमसे सवाल। जब हम जवाब देते हैं तो भाग जाएंगे, उसके बाद जाके एड्रेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से। आप चिंता मत करो, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। अरे दे दिया, ओबीसी का हक मार लिया कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया को भी काफी लोग आके बोलते हैं कि देखिए आजकल महंगाई की भी बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार की भी बात करनी चाहिए। सही बात है,
हर विषय पे बात करनी चाहिए, लेकिन इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री आह्वान करती है कि वोट का चुपचाप जाकर वोट का जिहाद करके आओ। अब बताइए, कोई बोले तो क्या बोले। अब मैं बढ़ता हूं आगे की कहानी सुनिए। वोट का जिहाद करने की अपील करके किसको आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने जा रहे हो? वोट के जिहाद करने की अपील करके। ओके कंचना यादव, 10 सेकंड ले लूंगा आपकी इजाजत हो तो। सर कंचना जी 30 सेकंड। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी से और बहन जिसे भी, आपने जो ये दुपट्टा पहना है जिसपे कमल का फूल है, उस पे कितना बड़ा दाग है आपको मालूम है? प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा, मतलब इतने घटिया वीडियो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती वीडियो, और वो देश छोड़कर भाग गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके समर्थन में आप खड़ी हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं प्रज्वल को जो वोट जाएगा उससे मैं यानी मोदी मजबूत होगा। एक बलात्कारी के लिए ठीक है जवाब। ये जो मैंने गले में पहन रखा है ना, इसी ने मेरी लाज बचाई है। ना आप बोली, ना ये बोले, ना कांग्रेस पार्टी बोली। जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया 3 आदमियों द्वारा, क्या मंशा थी उन लोगों की? जब मुझे गंदी नहीं बोली थी, महिलाओं की आपको शर्म आनी चाहिए। बात बोलते हैं, अरे छोड़ो, पढ़ाई लिखाई से कोई सयाना नहीं बनता, ये आज आपने साबित कर दिया। पढ़ाई लिखाई से किसी में अकल नहीं आती, आज आपने सामना कर दिया। एक महिला होने के नाते हर चीज छोड़ के आपको बोलना चाहिए था, मेरी पार्टी को बोलना चाहिए था। वो प्रियंका गांधी जी जो बोलती है मेरे घर के द्वार खुले रहते हैं, वो आज चुप है। उनका तरीका मुझे न्याय देने का था ट्विटर पे अनफॉलो करना। ये है न्याय देने का तरीका कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए मेरी लाज बताई, इसीलिए मेरी क्या हुआ था मैं बताता हूं। अब मैं जानना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ऑफिस के अंदर उस 22 मिनट में क्या हुआ था जिसकी वजह से 22 साल पुरानी पार्टी आपने छोड़ दी। क्या हुआ था उस 22 मिनट के अंदर? इस देश की जनता को जानने का पूरा हक है। अमीश जी, वो जो आदमी है उसने पहले मुझे गंदी गंदी गालियां दी, और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं राम भक्त हूं, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे गालियां दी क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी कि पवन खेड़ा जी आ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां जो मैंने अपने 40 साल के जीवन में आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने। सुनती भी, याद भी करती हूँ तो मेरे कान में अभी तक घबराहट होती है। उसके बाद जब मैं चिल्लाई कि किसी और को बुलाया जाए नीचे से, ये गलत हो रहा है, मैं एक महिला हूं, आपकी प्रभारी हूं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया। 2 और आदमी अंदर थे, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर दी दरवाजे की। वो 1 मिनट जो था वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 मिनट था। यहाँ कितनी लड़कियां बैठी हैं, जब ये अपने कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या जहाँ काम करने जाते हैं, हमारा जो दफ्तर होता है, हमारा मंदिर होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई भी हमारे पार्टी का जो कार्यालय होता है वो हमारे लिए मंदिर होता है। मैं ये नहीं जानती थी जब राहुल गांधी कह रहे थे कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने ही मंदिर, अपने ही कांग्रेस ऑफिस की बात कर रहे थे जहाँ पे लड़कियों को अंदर से बंद कर दिया जाता है। अपने जवाब में राधिका बहन ने ये बता दिया है कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है, आपको कार्रवाई पे भरोसा नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ था तो पार्टी बदलने से आपको न्याय कैसे मिल गया? अच्छा, आपको पुलिस ज्ञान जाना चाहिए था ना। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मणिपुर में जिन महिलाओं को ऐसे घुमाए गए, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले गए नहीं। आप समझती हैं कि आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? आप समझती हैं कि जो लड़कियां दो कानपुर में लटक गई पेड़ से, आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? बताइए आप खुद अपने जवाब में आप बात कर रही हैं ना, मैं आपके साथ हूँ, पूरी सिंपैथी है, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे सिंपैथी की किसी की जरूरत नहीं है तो आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ओके राधिका जी, वो कह रहे हैं उनको भी सिंपैथी महिला होके ये बोलना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पता नहीं सुबह अपने आप को शीशे में कैसे देखेंगी। आप महिला के नाम पे धिक्कार है अगर बोल रही है एक महिला अपने पे बीटीपी पे धिक्कार, झूठ बोल रही है। छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये है इंडिया गठबंधन की असलियत, उस इंडिया गठबंधन की असलियत जिसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। चलिए चिल्ला लीजिए, पर ये विषय चिल्लाने वाला नहीं है, मुझे लगता है। जब इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता, वो सुना है ना, खाली बर्तन शोर बहुत मचाते हैं, वही हिसाब है यहाँ पर भी। लेकिन वापस आती हूँ, फिर बोलेंगे बीच में। खाली बर्तन पार्टी भी बदल लेते हैं। हाँ, अभी फिर बोलूंगी। एक करके डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय लोग, मैं आप लोग को बस एक याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गए जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा लिए जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं आपको पता है बिहार में क्या हुआ? और उसके बाद रेवन्ना रेड्डी को 4 दिन तक डीके शिव कुमार ने अरेस्ट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है?
लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरा निवेदन है, बात बोल रही है। अपने राज में लालू यादव के राज में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े दुर्गा पूजा के समय, अष्टमी नवमी के दिन माँ बाप के सामने लड़की उठा के गाड़ी में रेप करते थे, और ये हमको ज्ञान दे रही है। ये क्या चाहती है? पुलिस पे नहीं गई, इनका रेप हो जाता तभी पुलिस में जाती, कि उसके पहले इन्होंने पार्टी छोड़ के सार्वजनिक फोरम से कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, और ऐसे लोगों का समर्थन करना महिला के मामले पे ये महासंवेदनशीलता है। नहीं, पर मुझे लगता है कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस विषय को लेकर चीखा चिल्ली हो, चर्चा हो, वो मुझे लगता है कि अगर किसी की आप बीती है तो उसको जरूर एक पेशेंट हियरिंग जरूर मिलनी चाहिए। बाकी आरोप है, आरोपों के बाकी वो लोग भी दूसरी तरफ से भी जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर आता हूं। नारी न्याय की बात करी जाती है, कहा जाता है कि हम धार्मिक आज़ादी भी देंगे, लेकिन क्यों राजकुमार भाटी, जब धार्मिक आज़ादी की बात होती है, धार्मिक आज़ादी आज की तारीख में भी इस देश के अंदर है, सब कोई अपना धर्म आज़ादी के साथ उसका पालन करते हैं, तो किस धार्मिक आज़ादी की बात इंडिया अलायंस करता है? और जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो इस देश की सबसे बड़ी वॉरियर कौम सिखों की बात क्यों नहीं होती? इस देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम जैनों की बात नहीं होती? सिर्फ एक अल्पसंख्यक है, अगर एक ही वर्ग है अल्पसंख्यक, क्यों? आपने धार्मिक आज़ादी की बात की। धार्मिक आज़ादी तो सेकेंडरी आती है। सबसे पहले तो इस देश में जो राजनीतिक आज़ादी हमें 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों करोड़ लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली थी, वो आज़ादी ही खतरे में है। कैसे? आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। आपने अगर वो वीडियो देखे हो जो मुख्य मीडिया के चैनलों पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी हैं, कि जगह जगह पुलिस ने मोहल्लों में घुस के मतदाताओं के ऊपर लाठियां बजाई, दर्जनों लोगों के सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बूथ के अंदर जो लाइन में खड़े थे मतदाता, क्योंकि वहां बीजेपी के विरोध में वोट पड़ रहा था, मतलब आपका वोट पड़ा नहीं है? मैं कह लूं अपनी बात, मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको, एक फैक्ट बता रहा हूं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। ईवीएम का बटन दबता है, बटन किसी पे भी दिलाओ वो कमल के फूल पे चले जाता है। फैक्ट तो आप ये भी बता रहे थे। अब आप मुझे कोर्ट ने उस फैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं विषय से भटकूंगा नहीं। मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। सच्चाई है। आप कोशिश करेंगे कि मैं ना कह पाऊं, लेकिन मैं उस बात को बताना चाहता हूं आपको जिसमें आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप मीडिया हैं। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लोकतंत्र का रक्षक होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज नंगा नाच हुआ है, पुलिस ने लोगों को लाठियां मारी हैं, बीएलओ को उठा लेगी पुलिस, वोटर पर्ची फेंक दी। जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे थे, पुलिस ने डिस्टर्ब किया चुनाव को, और बीजेपी के पक्ष में बूथ कैप्चर किए हैं। अगर इस तरह देश में चुनाव तो बहुत बड़ा आरोप है तो लोकतंत्र खतरा। आरोप नहीं, ये तथ्य रख रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। जवाब ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बूथ कैप्चरिंग हो रही है आपके दौर में? अभी सुनते जाइए क्या क्या कैप्चरिंग होती रहेगी। चुनाव के पहले से हार के बहाने अच्छे खासे निकल के आए हैं भाई। पहले ईवीएम पे शक था, ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट कराओ। ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया तो शांत हो गए। अब क्या हुआ उसके बाद? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये खत्म हो गया। आज तीसरे दौर के बाद इनको बूथ कैप्चरिंग याद आ रही है। अरे बूथ कैप्चरिंग के सरताज ये दोनों आरजेडी या सपा हैं, वो तो याद है ना, वो जिन निकलता है कहां से? मतपेटी में से जिन निकलेगा। जिन निकालने वाले लोग हमें बोल रहे हैं बूथ कैप्चर करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता। कुछ सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? और क्या आप अपनी बातों को रखिएगा। ओके जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत शक्तिकरण करेंगे, महिला शक्ति पे बात करती है, लेकिन वही ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह के होते हैं। जो राधिका जी हैं, कांग्रेस की ही हैं, उनके साथ इस तरह का होते हैं, तो वो कहाँ से, मतलब जनता कहाँ से विश्वास जताए आप लोगों पे? जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंचन जी ने बोला कि पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी। आप बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी, पहली बात, राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं राम, शिव, दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा न खास्ता, एक बात, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है मैम, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है।
राम मंदिर और चुनाव ये सब बाद में आएंगे, सबसे पहले सेफ्टी की बात है। और आप ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि वो पार्टी बदल के जस्टिस ले लेंगी। आप प्लीज ऐसे नेशनल टीवी पे मत बोलिए। मैं एक और सोशल मीडिया में मेरे पीसीआर ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर राधिका खेड़ा के नाम से 100 से ज्यादा सवाल आए हैं। यानी आप देखिए पब्लिक इस समय पिछले 1.5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि राधिका खेड़ा जो कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, देश उनके साथ खड़ा है और वी स्टैंड विद राधिका खेड़ा के नाम से ऐसा लोग लिख रहे हैं। कंचना यादव जी बहन, आपके ही उम्र की एक लड़की ITBHU में 3 पदाधिकारी IT सेल के गैंग रेप करते हैं, उसके बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। उस पार्टी में राधिका जी गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से उनको जस्टिस मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोली कि आपके पास पुलिस प्रशासन अदालतों पे आपको भरोसा करना चाहिए। और सवाल मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। कुछ सवाल, अगर आपका क्या सवाल है बोलिए। जी, मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता मैडम जो आई है उनसे है कि बनारस में जो अभी मैडम ने बताया कि बनारस में 3 लोग जो IT सेल के भाजपा के थे उन्होंने गैंग रेप कर दिया दिन दहाड़े। उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। मणिपुर में हो गया, वहां भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गुजरात में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ के मंच पे माला पहनाया जा रहा है। हाथरस में हो गया, वहां पे उस पार्टी में गई है न्याय पाने के लिए जो खुद वो भाजपा। और सवाल किसके हैं? जी आइए। कितने पेन लगा रखे भैया, कितना लिखते हो तुम? 4-5 तो पेन लगा रखे हैं। अरे सर बस आजकल जो लिखेगा पढ़ेगा नहीं वो क्या करेगा। ये इंडिया अलायंस जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करता है, तो आप बेरोजगारी और महंगाई की तो बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कौन करेगा? जनसंख्या की भी तो बात करो। और क्या सवाल क्या है आपका? आप तो खुद भाषण देके सवाल नहीं, जवाब है इनके पास। सर अभी जैसे राधिका जी का मामला बड़ा सीरियस है। इस समय आपने जैसी शो स्टार्ट किया है ऐसी ट्विटर पर हैंडल शुरू हो गए ट्रेंडिंग करने। तो जिस पार्टी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो कुत्तों से तुलना करते हैं, वो महिला कार्यकर्ता की इज्जत कहां से करेंगे? जी मैं ये एक सवाल आया एक बीजेपी के लिए भी कि आप लोग बात कर रहे हैं, आपने खुद क्या करा? बिल्किस बानो की बात आई। देखिए ऐसा है कि बिल्किस बानो को जिनको ने कहा कि रेपिस्टों को छोड़ दिया, ये छोड़ने वाला कानून किसने बनाया था ये पहले पता कर लिए। छोड़ने वाला कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जब ये हुआ, कोर्ट ने जिस दिन उनकी वो रद्द की उसी दिन वो जेल गए। बनारस की ये लोग बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद अरेस्टिंग हुई, उनके घर तक कुर्की जब्ती कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का ये मतलब नहीं है कि आपको गारंटी मिल जाएगी अगर आप महिलाओं के साथ कुछ भी करेंगे। रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री अमित शाह सब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। और 7 दिन लग गए कर्नाटका सरकार को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए। ये जानबूझ के भगाया रेवन्ना को जी। वोकल लीगा समाज का वोटिंग खत्म हो गया था और तब तक उनको रेवन्ना की जरूरत थी। ये लोग वोट के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। अपनी एक बात और कहना चाहता हूं। जी देखिए, आप लोग को शायद पता नहीं होगा बहुत लोग को कि पिछले साल जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राधिका जी मेरे साथ कांग्रेस की प्रभारी थी। वहां हम लोग रोज लड़ते थे। और छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है। ननिहाल है राम जी का। राम जी के ननिहाल में राधिका खेड़ा जो कांग्रेस के लिए लड़ रही थी, भिड़ रही थी, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं अमेठी में, उनको कहा जाता है केयर टेकर से लड़वा दिया। देख लो स्मृति की औकात यही है। अरे स्मृति तो ऐसे बस गई है उनके दिमाग, उनके स्मृति में रोज दिन स्मृति ईरानी दिखता है। इनके नजर में कार्यकर्ता मतलब केयर टेकर, समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं। जी लेकिन मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोग भी तुष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं? मैं पहले अपने छोटे भाई का जवाब दे दूं। ये इन्होंने जनसंख्या पर बात की। बताती हूँ आपको बीजेपी का क्या फॉर्मूला है। निरहुआ जो है ना MP, वो बोलते हैं योगी जी और मोदी जी बच्चे इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको महंगाई कम करनी थी। भाई साहब, ये तो अंडरस्टैंडिंग है इनकी। इतना मीम बना कि बचा भी नहीं पाए उनको। और दूसरा, हम ध्रुवीकरण नहीं करते। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं बिहार में, और हर रैली में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, बिहार के विकास, स्पेशल स्टेटस, इसी की मांग करते हैं। तो हमारे ऊपर ये लांछन न लगाए सर। ध्रुवीकरण नहीं करते? अच्छा जी मैं आपके पास आता हूं भाटी जी। आप लोग भी ध्रुवीकरण नहीं करते। वोट जिहाद तो ध्रुवीकरण था नहीं, वो तो रोजगार मांगने का एक तरीका था। और मंदिर को बेकार कहना, वो भी ध्रुवीकरण का कोई तरीका नहीं था। वो तो GDP को कैसे बढ़ाना है उसका एक उपचार था। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं
और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं जी। जिस दिन से चुनाव रामगोपाल यादव नहीं है, अखिलेश यादव है हमारे नेता। रामगोपाल यादव आपके नेता नहीं है? वो हमारे सैकड़ों नेता हैं। रामगोपाल यादव नेता नहीं है? सैकड़ों नेता पार्टी में हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। तो रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं है आपकी राय में? यादव है। तो रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं? अरे कुछ तो बोलो भाई। अगर मैं आपके घर आऊं और आप कहें कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं कहूं चाचा ताऊ की कोई हैसियत नहीं है? चाचा ताऊ की बात नहीं है भाई। ये भी कोई बात है? पिताजी तो पिताजी को ही कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे अखिलेश यादव हैं। राष्ट्रीय, मैं कह रहा हूँ रामगोपाल यादव, रामगोपाल यादव क्या सामान्य कार्यकर्ता ही है आपकी राय में? क्या किसने कह दिया? रामगोपाल यादव भी हमारे पास बहुत बड़े नेता हैं, तो लेकिन हमारी पार्टी के सर्वोच्च उन्होंने तो बोला, मैंने बोला, आप कहां बोलेंगे? इन्होंने बोला, पहला तो मैं बोला, उन्होंने बोला, रामगोपाल भाई, रामगोपाल जी ने तो बोला। अब मैं अपनी बात प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो थिंक टैंक माने जाते हैं, माने जाते नहीं माने जाते आपकी पार्टी के? एक सेकंड, नहीं ये जवाब दीजिएगा। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, हाँ या ना? बहुत बुद्धिजीवी बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। बहुत, और सोचे समझे, यही बोला गया ना, बड़े सोचे समझे आदमी है भाई। वो सोचे समझे आदमी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार की चीज है। नक्शा में कमी है। उन्होंने जो बोला, मैं पढ़ के बता देता हूं। राम वो मंदिर बेकार है, वो मंदिर बेकार है। किसी और धार्मिक स्थान के लिए ये बात रामगोपाल जी क्या कर सकते हैं? मेरा प्रश्न इतना है, मैं कहता हूं इस देश के मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे जो बात आपने बोली है किसी मंदिर के लिए। इटावा में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशास्त्री ले आइए, आर्किटेक्ट ले आइए, बड़े बड़े धार्मिक पंडित ले आइए, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। मैं मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेता हूँ, कमी नहीं निकालता। अच्छा, आप और यहाँ पर कोई नहीं करता होगा। कोई भी अपने इबादत घर में जाता है तो वहां जाकर कमी नहीं निकालता, नक्शा नहीं देखता, वहां की पूजा करता है। देखिए, जो मैं बात कह रहा था वो बीच में रोक दिया आपने। अजय आलोक जी ने भी सवाल उठाया, आपने भी उठाया। मेरे नेता के सारे भाषण इस चुनाव के YouTube पे मौजूद हैं, पूरा भाषण सुनिए। जवाब अमित जी, राजनीतिक नहीं, मेरी बात सर, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ओके डॉक्टर चलो। अमित जी, इन लोग का मानसिक संतुलन हिल गया, बेसिकली गड़बड़ा गया कि क्या बोलना है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट में बता रहा हूँ कैसे। अभी बात जब राम मंदिर की बात हो रही थी, ये ले आया कि केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। एक मिनट भाटी जी, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं इटावा में, बात हो रही है राम मंदिर की। खड़गे साहब से जब पूछिए तो खड़गे कहेंगे कि मेरे नाम में मल्लिकार्जुन, मेरे नाम में शिव है, उनके पास राम है तो हमारे पास शिव है। मेंटली और एक सवाल इनसे है जो दर्शकों के सामने सवाल का समय नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने क्या ठीक किया था कार सेवकों पे गोली चला के, हाँ या ना बोले? ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप जब मंदिर जाती है तो नक्शा देखती हैं या भगवान के चरणों को देखती हैं? मैं इतना जानती हूँ कि जिस पार्टी में मैं पहले थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म बीमारी है। तो आप आगे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम भक्तों से कितनी इनको घृणा है, कितना इनको तकलीफ होती है, वो आपके सामने। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं यही कहता हूं कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिलिंद देवड़ा, शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। मिलिंद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि शिवसेना ने एक ऐड निकाली अखबार में और उस ऐड को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। क्या आपको लगता है वो ऐड जरूरी थी, और क्या भारत के चुनाव में पाकिस्तान की बात करना आवश्यक है एनडीए के लिए? कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नेता विपक्ष, जिनके पास एक संवैधानिक पद है, उन्होंने क्या बयान दिया? बहुत ही गंदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 26/11 की जो आतंकवादी घटना घटी थी साउथ मुंबई में, उस आतंकवादी घटना के दौरान जो हेमंत करकरे जी है, जो शहीद हुए, मुंबई को बचाने में शहीद हुए, मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको पाकिस्तान ने नहीं मारा, उनको हिंदू समाज का किसी एक व्यक्ति ने मारा। जब एक राजनेता, एक राजनीतिक दल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, एक समाज को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार ये हो चुकी है 26/11 को लेकर। 26/11 के तुरंत बाद उस समय भी
कुछ नेताओं ने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का विमोचन का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। जी, दिग्विजय सिंह ने किया। उस समय भी मैंने इंटरनली पार्टी के फोरम में, मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैंने इंटरनल फोरम में हमने ये कहा था कि ये गलत है। तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्र सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, बनना चाहिए, रहना चाहिए, यदि हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। आरक्षण को लेकर एनडीए को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं। इतनी सीटें आप 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं एनडीए के लिए क्योंकि आप संविधान को बदलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ माफ करिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि मुसलमान आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। बिहार के अंदर इस बात को एडवोकेट करा है। आप इसको किस ढंग से लेते हैं? कांग्रेस पार्टी एक कास्टिस्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी आज एक कास्टिस्ट पार्टी बन चुकी है। मैं सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी में लोग आगे आकर जाति को एक इश्यू बनाएंगे और जात के आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पार्टी हुआ करती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जिससे आज हम और आप साधारण व्यक्तियों को, साधारण नागरिकों को, आम लोगों को बहुत फायदा मिला है। आज वही पार्टी एक यू टर्न लेकर उद्योगपतियों को, व्यापारियों को गाली दे रही है। भारत के आम जनता की जो संपत्ति है उस संपत्ति को वो छीनना चाहते हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर पर ऐसे विचार हैं कि अगर वो सत्ता में आई, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि अगर वो सत्ता में आई तो वो एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जिसके अंदर राम मंदिर का फैसले को वापस लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर जो बात आचार्य ने बोली और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी रिएक्ट करा, क्या आपको लगता है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी का थॉट है राम मंदिर के विषय पर लेकर, तो फिर क्या होगा? आपके विचार क्या है इसके ऊपर? जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ 2004 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। हिंदुओं को, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी यही कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, उस निर्णय का हम पालन करेंगे।